इस पराठा आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मेरे स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पर न्यू आ रहा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट्स पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा लगे आप लोगों को मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं डार्क लव स्टोरी। सबसे पहली बात, मैंने 30 रुपीज़ का अपने चैनल पे मेंबरशिप लगाया हुआ है, तो जिन लोगों को भी बाई करना है वो बाई कर सकते हैं, जो इंटरेस्टेड हो ओनली फॉर वही। किसी के ऊपर प्रेशर नहीं है। और हाँ, मैंने प्लस मैसेंजर पे अपना नया ग्रुप खोल दिया है, जो कि ये टेलीग्राम की तरह ही वर्क करता है। तो आप लोग प्लस मैसेंजर डाउनलोड करके और मेरा लिंक ले सकते हैं। आप लोग एक बार यकीन मानिए, ओपन करके देखिए, सेम टू सेम आपको टेलीग्राम जैसा फंक्शन मिल जाएगा। तो आप लोग उसे डाउनलोड करें एंड देन आप मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकता है। वहाँ पे मैं हॉटपॉट डाल दूंगी बट कुछ दिन बाद, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं जहाँ हमने लास्ट पार्ट में देखा था। सॉरी हम इस वन शॉट को स्टार्ट करते हैं, जो कि एक डार्क लव स्टोरी होने वाली है। एक शख्स व्हील चेयर पे बैठा हुआ था, उसके साथ उसका एक और सेक्रेटरी खड़ा था। सामने एक शख्स नीचे जमीन पर लेटा हुआ था और उसको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया था। वो कहता है, क्रिस, क्या ये मर गया? ये अभी भी जिंदा है? क्रिस कहता है, सर ये अभी भी जिंदा है। वांगजी कहता है, मुझे दो। इतना बोलकर वो अपने हाथ में एक रड लेता है, देन उस शख्स की ओर बढ़ जाता है। व्हीलचेयर पे बैठा हुआ शख्स लान वांगजी है, द डेविल लान वांगजी। वो उसके पास आता है। बगल में पड़ा हुआ नमक, जो कि सोडियम से मिला हुआ था, वो पूरा उसके बॉडी के ऊपर छिड़क देता है, जिससे वो इंसान और भी जोर से तड़प जाता है। फिर पास में रखा हुआ एक तलिया लेता है और उसके पूरे बॉडी को दाग देता है। सामने भरा हुआ शख्स उसके पैरों को पकड़ते हुए कहता है, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे 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 माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, मुझे नहीं करना चाहिए था ये सब, माफ 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 कर दो। वह मुझे कुछ भी नहीं बोलता है और फिर उसी कर्म के ऊपर वो ठंडा पानी डाल देता है, जिससे वो इंसान बहुत जोर से चीखता है। वांग जी को अब भी उस पर रहम नहीं आ रहा था। वो क्रिस को कहता है, इसको बांधो। फिर उसको दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बांध दिया जाता है, उसके पूरे कपड़े को उतार दिया जाता है। उसके प्राइवेट पार्ट के ऊपर एक धागा बहुत पतला सा, जिसे कि कट जाए, लगाया जाता है। एंड देन फिर वो इशारा करता है। देखते देखते उस धागा को खींचता है और उसका प्राइवेट पार्ट उसके बॉडी से कट के अलग हो गया था। वो शख्स अधमरा तो था ही, वैसा करते ही वो अपने प्राण त्याग देता है। वांग जी उसके बाद कहता है, क्रिस, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? तुम चाह सकते हो। क्रिस कहता है, सर आज तक के सफर में मैं आपके साथ था और हमेशा मैं आपके साथ ही रहूंगा, चाहे मैं मरूं जीऊं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। चलिए हम चलते हैं। इतना बोल करके और वहां से क्रिस और वो दोनों पुलिस स्टेशन आते हैं। पुलिस स्टेशन आने के साथ ही वो दोनों अपना गुनाह कबूल करते हैं और कहते हैं कि मैंने कुछ लोगों को मारा है, आप चाहें तो एविडेंस देख सकते हैं। फिर वो जगह को बोल देता है और वो दोनों वहीं थे। सबको पता है कि वांग जी एक पियानिस्ट है और हर मर्डर केस में एक तार मिलता है, पर वो क्या चीज का तार था किसी को आज तक पता नहीं चला। वांग जी अपना पियानो उसके सामने रखते हुए कहता है, ये रहा सबूत। सभी लोग जब कुछ लोगों को जब उस जहाँ पे मर्डर हुआ था वहां पे भेजता है, तो शौक था, क्योंकि सामने वाला शख्स बहुत बेरहमी से वहां पे पड़ा हुआ था और उसकी बॉडी पार्ट को काट के अलग किया गया था, उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। वो सभी सीनेरियो को जो कांस्टेबल वहां पे गया हुआ था वो सब एक्सप्लोर कर रहा था और बता रहा था। सामने बैठा हुआ पुलिस इंस्पेक्टर उससे कहता है, आर यू श्योर सर, ये आपने किया है? वांग जी कहता है, हाँ मैंने किया है, मैंने। और ये मुकम्मल करना कि मुझे फांसी की सजा ही मिले। वो दोनों फिर भी वहां पे थे, तभी लैंसी चैन और अंकल आ जाते हैं। वो दोनों आते हुए कहते हैं, वांग जी ये क्या कह रहे हो तुम, ये क्या कर रहे हो, आखिर तुम चाहते क्या हो? वांग जी कहता है, मैं थक गया हूँ काका, मुझे बस रेस्ट चाहिए, मुझे उसके पास जाना है। आपको मैंने पहले ही बताया था कि मुझे वहां जाना ही होगा, वो मेरा वेट कर रहा है गगा, मेरा वेट कर रहा है। आपको पता है मैंने 5 मर्डर किए हैं और अब तो मुझे फांसी मिल के रहेगी ना। आप अंकल का ख्याल रखिएगा और मेरे लिए मत रोइएगा प्लीज अंकल। अंकल और लैंस जिन बहुत रो रहे थे और कहते हैं, क्यों
क्यों किया तुमने ये? क्यों कबूल किया? हम तुम्हें बचा लेते वांग जी, जैसे हमेशा बचाते आए हैं। वांग जी कहता है, काका प्लीज मुझे नहीं बचाना आप, मुझे इसे खत्म करना था। लास्ट मैंने उसे मार दिया। सेम्थ विलियन, वेइन चाओ, शुकाई, यलांग यलांग और डेलियन, मैंने सबको मार डाला काका, मैंने सबको मार डाला, सबको, सबको मार डाला। और इतना बोलकर वो इंस्पेक्टर को कहता है, मैं और मेरा बॉडीगार्ड दोनों हम इस क्राइम जूम में पार्टनर हैं। वो पुलिस वाला खुद शौक था भाई, इतना बड़ा पियानिस्ट क्यों बोल रहा है कि उसने मर्डर किया है, किया है, किया है, उसे चैन नहीं पड़ रहे। वो लैंसिजन की तरफ देख रहा था। उस पुलिस वालों को भी डर लग रहा था। 2 घंटे बाद जब फोरेंसिक टेस्ट का रिजल्ट आता है तो पुलिस वाला शौक सच में, वांगजी के हैंड्स थे, फिंगरप्रिंट्स थे और क्रिस के फिंगरप्रिंट्स थे। ना चाहते हुए भी उस पुलिसमैन को वांगजी और क्रिस को लॉकअप में डालना पड़ता है। कार्रवाई होती है और उन दोनों को फांसी की मुकम्मल सजा दी जाती है, क्रिस को भी और वांगजी को भी। उसके जितने फैन थे ना वो सब रोड पे उतर आए हुए थे और वो सब गैदरिंग कर रहे थे कि नहीं, 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 ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अचानक से किसी को मतलब फांसी पे लटकाना कोई नॉर्मल थिंग्स नहीं था। सारे उतरे हुए थे। रांग जी अपनी बहन से बाहर आते हुए सबको कहता है, मेरी लव स्टोरी याद रखना, एक पियानिस्ट की और एक स्पोर्ट बॉय की, याद रखोगे ना? हाँ, सर्च करो मेरे वेब साइट पे, तुम्हें स्टोरी मिल जाएगी, ठीक है? प्लीज सब जाओ यहाँ से, क्योंकि इसका द एंड वही है। वो जैसे तैसे भीड़ को कंट्रोल करता है, सारे भाग जाते हैं पढ़ने के लिए। फिर भी कुछ लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वांगजी के लिए, पर जैसे तैसे करके उसे सेंट्रल जेल लाया जाता है, जहाँ पे उसको फांसी देनी थी। पूरे 4 दिन के कार्रवाई के बाद वांगजी और क्रिस दोनों को आज सुबह सुबह कपड़े बदल कर, नए कपड़े दे करके और उसे पूरा ब्लैक रोब में डाल करके फांसी के तख्त पे लाके खड़ा करता है और उससे पूछता है कि क्या कोई आखिरी विश है? वांगजी क्रिस की ओर देखता है। क्रिस कहता है, नो सर, मैं तो आपके साथ जा रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वहीं दूसरी तरफ वांगजी कहता है, मैं कुछ यादों को जीना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ? अब उसके पास कोई शब्द थे नहीं, इसलिए वो बोल देता है, हाँ सर आप बोलिए। वांगजी चिल्लाते हुए कहता है, बीबोसियान, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए सीट रिजर्व रखना, फिर हम दोनों मजे करेंगे, ठीक है? वांगजी को पकड़ के खड़ा किया हुआ था क्योंकि वो व्हील चेयर पे बैठा हुआ था। फिर उस दोनों के गले में फांसी लटकाया जाता है और देखते देखते चैम्बर को ऑन कर दिया जाता है। 5 मिनट के भीतर क्रिस और वांगजी दम तोड़ चुके थे, उसकी आंखें बाहर आ चुकी थी और उसके पैर हिलना बंद हो चुके थे। उसके बाद उसकी बॉडी को उसके फैमिली, आई मीन लैन सीजन को, लैन किरण को दे दिया जाता है। उसकी बॉडी का अंतिम संस्कार करके और सब कुछ खत्म कर दिया जाता है। लैन सीजन भी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। आज उसका चौथा दिन था जहाँ पे वो मौन रखा हुआ था। सभी लोगों के चले जाने के बाद अंकल और सिर्फ लैन सीजन वहाँ बैठे हुए थे। अंकल कहते हैं, ऐसी क्या बात हो गई कि हमें बिना पता चले उसने 5 लोगों का मर्डर कर दिया सीचन? मुझे जानना है, मुझे जानना है सब कुछ। लैंसटन कहते हैं, आज उसका आखिरी दिन है उस दुनिया में। वांग जी आखिर क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों? वांग जी जो फोटो फ्रेम में बन चुका था, उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी, बहुत सारे फूल लगाए गए थे उसके फेवरेट। उसके बगल में क्रिस के भी फोटो थे और वांगजी के बगल में विंग का भी फोटो था। वांगजी और विंग के फोटो को एक धागे से बांधा गया था ताकि वो दोनों साथ रहें, क्योंकि वांगजी ने यही कहा हुआ था कि जब उसका अंतिम समय आएगा तो आपको यही करना होगा। लैंसिचन अंकल को लेकर घर आते हैं। फिर वो लैपटॉप निकालता है। पूरा घर गमगीन मातम में डूबा हुआ था, न लाइटें जल रही थी न कुछ। लैंसिचन लैपटॉप निकालते हैं। वांगजी सॉन्ग लिखा करता था, उस वेबसाइट को वो ओपन करता है जहाँ पे उसने लगभग 1 लाख वर्ड का एक पूरा का पूरा थ्योरी लिख के रखा हुआ था। उस पेज को खोलते हैं जहाँ पे मिलियंस व्यूज जा चुके थे और सारे की सारी इमोजी ओनली फॉर क्राइंग वाली थी, सैडनेस वाली थी और कुछ नहीं थी। लैंसिचन उस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं
जिसमें हम फ्लैशबैक चलते हैं जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। आज 5 अगस्त, आज मेरा बर्थडे का दिन था। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि आज मेरा कॉन्सर्ट भी होने वाला था। मैं क्रू मेंबर के साथ मिल करके ऊपर की तरफ जा रहा था और जैसे ही ऊपर जाने वाला होता हूँ, एक लड़का भागते हुए आता है और पूरे लिफ्ट में बीच में पैर रख के कहता है, हे स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे भी ऊपर जाना है। फिर वो अंदर आ जाता है। मैं तो बस उसे देख रहा था कि क्या उसे पता नहीं है ये गोल्डन लिफ्ट ओनली फॉर स्टार्स के लिए है, इसमें एक स्पोर्ट बॉय कैसे आ सकता है। पर फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो लिफ्ट ऊपर आती है जहाँ पे वो भी मेरे साथ आया था। फिर हम सब अंदर आते हैं, वो भी हमारे पीछे आ रहा था। अंदर आते ही पूरे हॉल में काफी सारे लोग जमा थे और ये स्पोर्ट बॉय जाता है और उस केक के ऊपर कैंडल्स लगाता है, लड़ी लगाता है और एक लाइटर रख देता है। तब मैं समझा कि वो यहाँ पे काम करने आया था। उसके बाद वो एक साइड खड़ा हो जाता है। फिर मैं, एक व्हील चेयर पे बैठा इंसान जो कभी खड़ा नहीं हो सकता, कभी चल नहीं सकता, वहाँ आता हूँ अपने सेक्रेटरी, अपने बॉडीगार्ड की मदद से। वहाँ पे आते ही क्रिस लाइटर ऑन कर देता है, सारे कैंडल्स को जला देता है। मैं उस केक का ऑर्डर करके अपना बर्थडे विश करता हूँ। वो लड़का इतना ज़्यादा एक्साइटेड था कि वो सॉन्ग गाता है मेरे लिए। सभी लोग उसके सॉन्ग से मदहोश हो गए थे। कहने के लिए तो मैं पियानिस्ट था और सॉन्ग लिखता था और उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी, तो मुझे भी अट्रैक्ट करती है। उसके बाद मेरा प्रोग्राम होने वाला था, मैं स्टेज पर था। मेरे लिए पियानो का सेट किया गया था। पियानो को बजाने के लिए मुझे वहाँ पे ले जाया गया, जहाँ क्रिस मुझे वहाँ रख करके और चला जाता है। पूरा स्टेडियम ग्रीन लाइट से भरा हुआ था और कोई मेरे लिए एकदम लाइटें लेकर आया था और मेरा उत्साह कर रहा था। देखते देखते मैंने पियानो पे अपनी उंगलियों को चलाना स्टार्ट किया। मैंने जो गाने लिखे थे उस गाने को मैं अपने पियानो पे चलाता गया। लेकिन कोई तो था जो पीछे इस धुन को वो गा रहा था, क्योंकि ये धुन मैंने पहले भी बना एक बार बजाया था। वो गा रहा था। तो मेरे हाथ अचानक से रुक जाते हैं और उस तरफ जाती है जहाँ से आवाज आती है। मैंने देखा वो स्पॉट बॉय जो पर्दा को पकड़े हुए था, जब ये गाना खत्म हो और इस पर्दा को खींच दे। मैंने उसे आवाज लगाया, तुम सुनो यहाँ पे। वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता, क्या सर आपने मुझे बुलाया। मुझे कहता है, हाँ मैंने बुलाया है, यहाँ आओ। और वो वहां आता है और कहता है, क्या हुआ है सर। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें पता है ये गाना। विंग कहता है, यस सर, मैंने पहले भी सुना है एक बार, आपने पहले भी तो बजाया था ना सर। आह, क्या कोई गड़बड़ है, मैंने कोई लिरिक्स छोड़ा क्या। वांगजी कहता है, क्या तुम्हें गाना आता है। विंग कहता है, बाथरूम सिंगर हूँ सर, पर कभी कभी गा लेता हूँ। क्या हुआ सर। वांगजी कहता है, तुम गाओ, मैं बजाता हूँ। विंग कहता है, नो 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 सर, मैं इतने लोगों के सामने में गा नहीं सकता। वांगजी कहता है, तुम इधर घूम जाओ, मेरे तरफ देखो, मुझे देखो, फिर गाओ, ठीक है। विंग को कितना कहने पे, भांगजी के कितना कहने पे विंग हाँ कर देता और कहता है, सर मुझे अजीब लग रहा है, कहाँ फंसा रहे हो आप मुझे। वो कहता है, मैंने कहा ना गाओ, और इतना बोल करके और विंग को वहां खड़ा कर देता है। उसके लिए माइक लाता है। वांगजी वापस से उस पियानो को धुन को बजाना शुरू करता है और विंग लिरिक्स उठा करके और उसको गाना शुरू करता है। वो ऑडियंस को नहीं बल्कि बैक स्टेज को देख रहा था और वो गा रहा था। उसकी हार्ट बीट तो बढ़ी हुई थी, लेकिन एक ही मिनट बाद वो नॉर्मल हो गया था और वो गाने लगता है। ऑलिवर वांगजी को देखकर देखते देखते पूरा स्टेडियम ताली के गड़गड़ाहट से, डीजे के सॉन्ग से, म्यूजिक के ट्रैप से इतना गूंज रहा था कि जिसका कोई अंत नहीं था। वांगजी कहता है लास्ट में, तुमने बहुत अच्छा गाया, तुम्हारा नाम क्या है। रिंग अपने बालों पे हाथ ले जाते हुए कहता है, सर मेरा नाम रिंग है और कुछ भी नहीं। वैसे आप कौन सर। कहता है, मेरा नाम वांगजी है, तुम मुझे मिस्टर पियानो बुला सकते हो। नहीं कहता है, हाँ मुझे तो ये पता है कि आप मिस्टर पियानो हो, पर आपका नाम नहीं पता था ना सर। ऐसे नाइस टू मीट यू सर। फिर हाथ बढ़ाता है, फिर अपना हाथ पीछे करते हुए कहता है, मैं एक स्पोर्ट बॉय हूँ, आप मुझसे दोस्ती क्यों करेंगे सर। इतना बोलने के बाद विंग अपने हाथ पीछे लेता है तो वांगजी कहता है, हाय, नाइस टू मीट यू विंग। विंग कहता है, सर। वांगजी और वो दोनों हैंड से करते हैं, देन वहां से बैक स्टेज आते हैं। अब विंग और वांगजी जो भी परफॉर्मेंस देता था वहां पे, विंग को वांगजी पहले बुला लेता था, उसके साथ थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करता था, रिहर्सल करता था और गाना गाता था। इस तरह से उन लोगों को चल रहा था 3 साल तक।
विंग और वांगजी ने बहुत अच्छा किया, लेकिन विंग अभी भी स्पोर्ट बॉय था। वो सबके सामने खुल के गाता ही नहीं था। वांगजी ने कितना कहा कि तुम स्पोर्ट में आओ, तुम्हें सब लोग देखेंगे जानेंगे, लेकिन विंग हर बार मना कर देता था और कहता था मुझे फेमस नहीं होना सर, मुझे बस आपके साथ रहना है और बस गाना गाना है, सीखना है, आप मेरे मास्टर हो। वांगजी भी उस छोटे से लड़के, क्योंकि विंग यहाँ पे ओनली फॉर 17 साल का है, तो उसकी बात सुन लेता है और उसे मना नहीं करता। और हमारा वांगजी 27 साल का है। उसके बाद आज जब सब कुछ हो गया था, विंग और वांगजी दोनों पार्किंग एरिया में आते हैं, जहाँ पे वांगजी से क्योंकि वांगजी की इंडस्ट्रीज बहुत बड़ी हो गई थी और वो जो कुछ भी करता था, वो जो भी सॉन्ग लाता था, वो हमेशा सुपर हिट आ जाता था। इसी वजह से वेंचॉक की जो ऑडियो सीरीज की कंपनी थी वो डाउन पे जा रही थी, इसलिए उसने विंग वांगजी को सबक सिखाने के लिए तो वो उसके पास आता है, क्योंकि सबको पता है कि वांगजी व्हील चेयर पे बैठता है और वो चल नहीं सकता है। वेंचाओ और उसके साथ 5 लोग थे, यलंग यलंग, सुखाय, डलियन, सभी लोग आते हैं वहां पे और कहते हैं तो क्या बे लंगड़े, तू क्या आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और हम सब ऐसे हवा में झूलते रहेंगे। विंग कहता है ये क्या बदतमीजी है, आप किस तरह से बात कर रहे हैं। वो कहता मैं तो छोटे बच्चे से डर गया। वे लंगड़े, तुझे ये बड़ा बच्चा तेरी हेल्प करेगा क्या। विंग कहता है चुप हो जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे कहता है विंग शांत रहो। क्रिस तब तक सारा सामान को कलेक्ट करने के लिए चला गया हुआ था, लेकिन ये लोग कुछ गुंडे को बोलकर दोनों को उठवा लेते हैं और एक बंद पड़े जो क्या बोलते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन साइट नहीं होता, वहां पे लेके आते हैं। वांगजी के उन लोगों ने लटकाया हुआ था नीचे और विंग को वो लोग पकड़े हुए थे और कह रहे थे तो बता तू बैक होगा या नहीं होगा, या मैं तुझे जान से मार दूं, तेरे साथ ये तेरा स्पोर्ट बॉय भी चला जाएगा, बोल बोल। मुझे कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने उसके साथ कुछ भी किया तो। वो कहता क्या तुझे लाइक करता है, हाँ कहीं तो गे तो नहीं है ना, वैसे भी तू जैसे लंगड़े को भाव कौन देगा वे, ऐसे करके वो बोल रहा था। वांगजी कहता मैंने कहा छोड़ो उसे, लेकिन वो लोग मानते नहीं है। विंग को वहां पे लिटा देते हैं और वो लोग एक एक करके विंग के साथ सोशल हैरेस करते हैं, जिसके बाद विंग देखते ही देखते वांगजी के सामने दम तोड़ देता है। विंग के पूरे बॉडी को उन लोगों ने बाइट करके पूरा नोच डाला था। विंग ऑन द स्पॉट ही मर गया था और वांगजी बस चीख रहा था नहीं 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 नहीं, छोड़ो, उस छोटे से बच्चे ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, छोड़ो। पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। विंग ऑन द स्पॉट मर चुका था और वांगजी जब अपनी रस्सी को जैसे तैसे खोलने का कोशिश करता है, वो 7वें फ्लोर से लटक रहा था, वो नीचे गिर जाता है। ऑलरेडी उसके एक पैर में फ्रैक्चर था ही, उसका दूसरा पैर भी टूट जाता है, उसके सर में चोट लग जाती है। जब तक लोग और पुलिस उस लोकेशन पे पहुंचे तब तक वांगजी बेहोश हो चुका था और विंग ऑन द स्पॉट मर चुका था, क्योंकि 1 घंटे लगे थे सबको वहां तक आने में। जब उन दोनों को इस हालत में देखा गया था, सबसे पहले तो विंग, उसके ऊपर कपड़ा डालकर उसे लाया जाता है, उसका पोस्टमार्टम किया जाता है, तो पता चलता है कि इसको 5 लोगों ने इसके साथ सोशल हैरेसिंग किया है। और उसे ही दूसरी तरफ वांगजी, उसका पैर फ्रैक्चर था और उसके सर में चोट लगने की वजह से वांगजी कोमा में चला गया था। वांगजी को तब होश आता है जब इन सारी घटनाओं का 3 महीना हो चुका था। वो अचानक से एक दिन चीखते हुए उठ जाता है, कहता है विंग। और विंग विंग तो इस दुनिया में था ही नहीं, ये तो कब का मर चुका है। विंग हमेशा कहा करता था सर मैं आपके जैसा बनना तो चाहता हूँ, पर क्या मैं बनूंगा तो मुझे डर लगता है, लोग कैसे कैसे बातें करेंगे ना, मैं इन सभी लोगों को झेल नहीं सकता, मैं तो बस सबके साथ रहना चाहता हूँ सर। विंग और वांगजी के बीच में लव रिलेशन जैसा कुछ नहीं था विंग की तरफ से, लेकिन वांगजी कहीं ना कहीं विंग को लाइक करने लगा था। उसकी बचकानी और सिली बातें वांगजी को पसंद आने लगी थी। वांगजी को विंग का कंपनी पसंद आने लगा था और उसने विंग के लिए एक ब्रेसलेट भी बाई किया हुआ था, ताकि वो जब एक स्टार बन जाएगा, जिस दिन उसने सबके सामने गाना गाएगा, तो वो उसको वो पहना देगा। लेकिन वांगजी की वजह से वो आज इस दुनिया में नहीं था। वांगजी अपने दोनों पैरों को देखते हुए, अपने पैरों को मारते हुए कहता है लानत है तुम पर, लानत है कि तुम उसे बचा नहीं सके। वो बस तुम्हारे जैसा ही तो बनना चाहता था ना, तुम उसके आइडल थे, लेकिन तुमने क्या किया, अपनी आंखों के सामने वो सब होते हुए देखते रहे तुम। सच में तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। और इतना बोल करके वो वहां से रखा हुआ कैंची उठा करके
और अपने गर्दन पे कट मार देता है ताकि वो मर जाए। लेकिन जो डॉक्टर वांगजी को चेक करने आने वाले थे, जब देखते हैं कि वांगजी के गर्दन से बहुत ज्यादा ब्लड झड़ रहा है, तो वापस उसका रीट्रीटमेंट करते हैं। और जब 4 दिन बाद वांगजी को दोबारा से होश आता है, लैंस सिंह चिल्लाते हुए कहते हैं, एक तो तुम्हें 3 महीने बाद कोमा से बाहर आए हो, ऊपर से ये क्या हरकतें हैं वांगजी? आखिर तुम अपने आप को मारना क्यों चाहते हो? हाँ, वांगजी चिल्लाते हुए कहता, मैं नहीं जीना चाहता, मैं नहीं जीना चाहता। मेरे आंखों के सामने उन 5 दरिंदों ने उस बच्चे के साथ क्या किया, और हम कुछ नहीं कर सकते। हैंसिस्टन कहता है, एग्जैक्टली, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि वो एक टी सीरीज कंपनी, एक जो म्यूजिक कंपनी है उसकी, उसके वो लोग, एक है, एक प्रोड्यूसर का बेटा है, एक पॉलिटिशियंस का बेटा है। हम कुछ नहीं कर सकते। वो म्यूजिक कंपनी बनाने वाली है और हमारे लेवल की है, तुम्हें पता है ना? हम्म, हमारा तो फिर भी पार्टनरशिप में है, लेकिन उन लोगों का सिंगल है। हम कुछ नहीं कर सकते वांग जी। तुम्हें बस अपना रेपुटेशन बचाना है। 3 मंथ हो चुके हैं, तुम्हें वापस से कम बैक करना है। वांग जी कहता है, मैं नहीं आऊंगा, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। इतना बोल करके वो वहां पे आराम से लेटा हुआ था। वांग जी 10-15 दिन में रिकवर हो जाता है और उसे घर लाया जाता है। वांग जी के सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्रिस था। क्रिस आते हुए अपने घुटनों पर बैठते हुए कहता है, सर मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं उस दिन अगर आपके साथ होता तो ये नहीं होता। क्रिस की ऐसा बोलने से वांग जी कहता है, हाँ तुमने सही कहा, तब सर नींद नहीं जाता है ना क्रिस? अब जब तुमने गलती की है तो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। क्रिस रोते हुए कहता है, जो कहेंगे मैं सब करूंगा सर, ऐसा मत बोलिए। ऋषि कहता है, मुझे उन 5 को मारना है, मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। सब अरेंज करो क्रिस, मुझे अपने हाथ से उन 5 को जान से मारना है। क्रिस अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, यस सर, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगा। सच में हम उन दरिंदों को नहीं छोड़ेंगे सर। इतना बोल कर मुझे कहता है, मुझे अपने दिन का बदला लेना है। तुम्हें पता है, वो तो मुझे आइडल मानता था, लेकिन मैं उसे पसंद करने लगा था। मैं उसे उसे ब्रेसलेट देने वाला था। मैं उसकी सक्सेस पे उसे प्रपोज करने वाला था कि क्या तुम इस लंगड़े को अपना हस्बैंड बनाना चाहोगे? इससे पहले सब खत्म हो गया क्रिस, सब खत्म हो गया। क्या कभी मुझे कभी किसी का प्यार मिलेगा? क्रिस कहता है, आपके लिए एक लेटर है जो रिंग सर के डायरी में मुझे मिला है। जब मैं वो सामान रख रहा था तो मैंने देखा, आई थिंक आपको पढ़ना चाहिए। एकदम बोलकर क्रिस वो डायरी देके चला जाता है। वांग जी उस डायरी को पढ़ता है जिसमें वो लिखा हुआ था, आज मैं एक खड़ूस से मिला था। लिफ्ट में वो मुझे ऐसे घूर रहा था जैसे मैंने उसकी बीबी को छेड़ दिया हो। फिर भी मुझे अपना काम करना था। मैं अंदर आया, कैंडल लगाया, पता चला ये उसी खड़ूस का बर्थडे है। मेरा तो मन कर रहा था इस केक को उठाकर उसके मेरे मुंह पे दे मारूं, पर मैंने नहीं मारा यार, उसकी बेइज्जती हो जाती ना। हाँ। उसके बाद वो गाना गाने के लिए स्टेज पे गया। लिरिक्स इतना अच्छा लिखता है, म्यूजिक इतना अच्छा बजाता है, गाना क्यों नहीं गाता? मुझे तो उसके सारे गाने याद है। वैसे वो अच्छा गाता है, लिखता है, मैं तो उसका फैन ही बन गया। आज के दिन वो जब परफॉर्मेंस दे रहा था तो मैं गाना गुनगुना रहा था। उसने मुझे बुलाया, डर के मारे तो मेरी पतलून ही नहीं होने वाली थी। फिर भी मैंने गाया, मैंने अच्छा गाया। पता नहीं उन्हें पसंद आया होगा या नहीं। आज मैं उसके साथ रिहर्सल करने के लिए गया था। पता है, वो जब मेरे करीब आ रहे थे मुझे गुदगुदी हो रही थी, मेरे पीठ में बटरफ्लाई उड़ रहा था। उन्होंने मुझे कॉफी के लिए पूछा और गलती से मैंने उनकी झूठी कॉफी पी ली। हाय हाय, क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? उप्स। आज, और ये एक एक दिन का है जब वो विंग ने लिखा हुआ था वो। आज मैं सर के घर पे आया था। आज मैंने सर को नेकेड देखा। माय गॉड, व्हील चेयर पे होने के बावजूद भी उनकी बॉडी इतनी अच्छी है। उफ, मेरा तो गला ही सूख रहा था। आह, वैसे मैं अपनी गंदी जड़ डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं उन्हें बताना नहीं चाहता कि मुझे लड़के पसंद आते हैं। क्या पता उन्हें लड़कियां पसंद आती हो। पर एक बात तो अच्छी, मुझे सर के साथ रहना अच्छा लगता है। पर क्या सर को मेरा साथ अच्छा लगेगा? हाँ, आज मैंने सर के हाथ में एक ब्रेसलेट देखा। पता नहीं सर किसे देने वाले थे। मुझे जैसे ही देखा उन्होंने छुपा लिया। मैं पूछना तो चाहता था, पर सर ने कुछ बताया ही नहीं। फिर मैंने टॉपिक चेंज कर दिया और खुद के लिए सर के लिए कॉफी बनाई। गुस्से में उनके सामने पटका ताकि वो मुझे कुछ बोले, पर उनका रिएक्शन बिल्कुल ठंडा था, हमेशा की तरह। ऐसे आज मुझे वो बड़े प्यार से घूर रहे थे, पता नहीं क्यों। मैंने तो ज्यादा मेकअप भी नहीं किया था।
मुझे सर के साथ रहना, उनसे बातें करना, उनकी बातें सुनना पसंद है। काश मेरे पास कुछ ऐसा ट्रिक होता जिससे मैं उनके पैरों को मालिश कर देता। फिर आगे लिखा हुआ था उसने, वैसे मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या सर 6 में अच्छे होंगे? सिर्फ उनकी बॉडी इतनी अच्छी थी। पैर डिसेबल थे तो क्या हुआ? सारे बॉडी पार्ट तो काम करते ही है ना। आ वैसे भी उस टाइम पे पैरों का काम नहीं होता, कुछ और का काम होता है। मैं ही क्या सोच रहा हूँ, कितनी गंदी गंदी बातें सोच रहा हूँ मैं। रिंग, तो ना बाबरा हो गया बाबरा। तुम्हारे मास्टर है, तुमने उन्हें कहा है कि वो तुम्हारे आइडल है। अपने आइडल को लेकर इतना गंदा थॉट रखते हो। डिस्गस्टिंग। आह इसके बाद पेज खाली था और कुछ नहीं था। लास्ट वाला पेज जब देखता वहां पे लिखा हुआ था, विंग ने हार्ट बनाया हुआ था। हार्ट के अंदर लिखा हुआ था, रानू जी सर, आई लव यू। क्या मैं कभी आपको बोल पाऊंगा? क्योंकि आप तो मेरे मास्टर हो, ऊपर से आइडल भी। अपने आइडल को लोग आई लव यू थोड़ी बोलता है, उसे एडमायर करता है ना। मैं बहुत बड़ी दुविधा में फंसा हुआ हूँ, बट फिर भी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। अब पूरा पेज आई लव यू से भरा हुआ था। मुझे की आंखों में आंसू थे और वो रोते हुए कहता है, "वी, तुम्हें बताना चाहिए था, मेरी आंखों के सामने तो तुम्हारे उन लोगों ने तुम्हें भूखे भेड़िए की तरह नोच डाला। मुझे मुझे माफ कर दो जी, मुझे माफ कर दो प्लीज, प्लीज भी मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं किसी लायक नहीं हूँ। मुझे अपने आप पे सर मारे कि मेरे पैर डिसेबल है और मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। पर मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा, उन लोगों को मौत की घाट उतार दूंगा मैं। इसके चाहे मुझे मरना क्यों ना पड़े, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ भी, क्योंकि मेरे दिल में अब तुम्हारे अलावा कुछ जज्बात नहीं बचे हैं। मैं मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ, मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मैं अंदर से मर चुका हूँ। मुझे बस तुम चाहिए बीइंग। तुम मुझे एडमायर करते रह गए, मुझे लाइक करते रह गए, मुझसे प्यार भी कर बैठे, आइडल समझ के मुझे बताया नहीं, और मैं तुम्हें एक छोटा बच्चा समझ के नहीं बताया, क्योंकि मैं वेट कर रहा था तुम्हारे 18 साल होने का। सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम रियली रियली सॉरी बीइंग, आई एम रियली रियली सॉरी। आई स्वेयर, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं उन सारे दरिंदों का खात्मा कर दूंगा, मैं उन्हें मौत के घाट उतार दूंगा, उन्हें जीते जी नरक की सैर कराऊंगा। मैं उसके सारे, जिस तरह से तुम्हारे साथ किया है, मैं उन सबको कुत्ते की मौत देने वाला हूँ बीइंग, कुत्ते की। फिर वो कहता है, क्रिस, क्रिस, मैदान कहते हैं, सर आप रो रहे हैं? क्रिस कहता है कि तुमने ये डायरी पढ़ी थी? क्रिस कहता है, सॉरी सर, बीइंग, ओ मैं। क्रिस कहता है, गुड, तो तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम अभी भी पीछे हट सकते हो, मैं नहीं चाहता कि तुम इस दलदल में फंसो। क्या तुम आना चाहते हो? क्रिस कहता है, सर मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ और मैं आपके साथ ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। क्रिस कहते हैं कि सच में वो बहुत स्वीट था, उन्हें उसके साथ मुझे भी बहुत पछतावा है कि मैं उस दिन आपके साथ क्यों नहीं था, क्यों नहीं था, क्यों नहीं था। और इतना बोलकर क्रिस अपने आप को थप्पड़ पे थप्पड़ लगाया जा रहा था। जी रोते हुए कहता है, मुझे सबकी लिस्ट चाहिए, मुझे नहीं पता कैसे लाओगे, क्या करोगे। इतना बोलकर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। अब पूरे 1 मंथ बाद एक हिल स्टेशन का एरिया था जहाँ पे वांगजी आया हुआ था और क्रिस भी आए हुए थे। उन दोनों का एक ही मोटिव था कि वो उन पांचों को धीरे धीरे करके मारेगा। हेलांग एलान, जो कि एक सुपरस्टार बनने के लिए अपनी फर्स्ट मूवी में काम कर रहा था, जो कि हिल स्टेशन पे आया हुआ था और उसका शूटिंग चल रहा था। शूटिंग के दौरान होता है ना बीच में ब्रेक, तो वो उसको वागजी ने ही किसी को हायर किया हुआ था वेटर को कि उसे बोलो कि हाँ आने के लिए। तो वो उसकी बात सुन करके वहां आता है जहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी। वो उसको यलंग यलंग को ऐसे बहलाते फुसलाते हुए वांगजी सर के पास लाता है। मुझे उसे देखते हुए कहता है, हेल्प टू द हेल्प, ऐसे क्या तुम्हें पसंद है कि तुम खाई से नीचे गिर जाओ? इसे तुमने काफी अच्छे कपड़े पहने हुए हैं। कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? पीछे से क्रिस आ करके यलंग यलंग के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और कहता, तो अब कहाँ जाओगे बच के, हाँ बच्चू। हम जी एक डबल स्मैक देता है एंड देन और क्रिस और वो दोनों उसको हिल स्टेशन पर ही बहुत ऊंची चोटी पर उसको घींच तीर कर लेके आते हैं।
और हमारे क्रिस के साथ 2-3 मुस्तंडे और था हंटर्स, वो सब उसको पैर से उठा करके लाए हुए थे, एकदम ऊंची चोट पे लाके फेंक देते हैं और सब उसको घेर के खड़ा था। वांग जी के हाथ में वापस एक बहुत बड़ा मोटा रड था, वो उसके पैरों पे मारता है जिससे वो घुटने पे आ गया था। फिर वांग जी कहता है, इन्हीं हाथों से और इन्हीं पैरों से तुमने उसके साथ वो सब थिंग्स किया था ना? हाँ, यहाँ पे ना दूर दूर तक तुम्हारी आवाज किसी को सुनाई नहीं देगी, तुम्हें पता है? वहां पे मैंने बैन का बैनर लगाया हुआ है, यहाँ पे तो कोई गलती से भी नहीं आएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है, वहां पे मैंने 2 बॉडीगार्ड खड़े कर रखे हैं। यू नो व्हाट? और इतना बोलकर उसी हंटर से उसके मुंडी पे एक बार मारता है, वो सीधे वहां पे धराम। फिर वो दोनों मुस्तंडे उसको उठा के खड़ा करते हैं। वांग जी उसके करीब आता है और क्रिस से चाकू मांगता है, फिर उस चाकू को उसके फेस पे चलाते हुए कहता है, कितना दर्द हुआ होगा ना मेरे विंग को, वो बस 17 साल का था। क्या हो गया अगर वो स्पोर्ट बॉय था तो? क्या हो गया कि वो मेरे जैसे स्टार के साथ था? क्या हो गया कि वो मेरे साथ था तो? क्या तुम उसका फायदा उठाओगे? क्या तुम, हाँ, क्या तुम में इंसानियत मर गई है जो तुमने उस छोटे से बच्चे को भूखे नंगे भेड़ियों की तरह नोच डाला? क्या तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई है? इतना बोलने के साथ ही वांग जी उस चाकू से उसके एक तरफ के फेस पे कट मार देता है, जिससे वो बहुत जोर से चीखता है, बहुत जोर से, और अपना गाल पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो 2 हंटर्स उसके हाथों को पकड़े हुए थे। वांग जी दोबारा से रिपीट करते हुए कहता है, ऐसे ही वो चिल्लाया होगा ना? फिर वो उन दोनों हंटर्स को बुलाता है, मतलब 4-5 थे ना, फिर उसको खड़ा करता है, उसके दोनों पैरों को पकड़ता है, दोनों को चीरता है, क्रॉस बनाना स्टार्ट करता है, जैसे होता है ना ऐसे, दोनों हाथ को एक तरफ खींचो, दोनों पैर को एक तरफ खींचो, तो ऐसा खींच रहा होता है और वो चीख रहा होता है। वांग जी कहता है, क्रिस मुझे खड़ा करो क्रिस। क्रिस आता है और वांग जी को कंधे पे सहारा देता है। फिर वो दूसरा चाकू दूसरी तरफ साइड पे गाल पे कट मारता है, वो भयंकर वाला चीखता है क्योंकि उसके हाथ पर दोनों बंधे हुए थे। वांग जी को जो तेज गुस्सा आया था, जो तेज गुस्सा आया, उसके पैंट को खोलता है, उसके प्राइवेट पार्ट को कट मारता है, और जैसे जहां तक लगा उतना ही उसके प्राइवेट पार्ट को कट मारने के बाद वो वापस से कहता है, इसे एहसास होना चाहिए ना क्रिस, क्या मैं सही कर रहा हूँ? क्रिस कहते हैं, हाँ सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, हमने परिणाम की चिंता नहीं की है। फिर वो कहता है, फिर सॉल्ट लाओ। फिर सॉल्ट लाता है, उसके पूरे कट पे लगाता है, ऊपर से लेके नीचे तक। उसके बाद वो वापस से उस रॉड लेता है और उसको फिर से घुटना पे बैठाया गया था, वो उनकी भीख मांग रहा था, नहीं नहीं मुझे मत मारो, छोड़ दो, और और मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, मत मारो। पर वांग जी कुछ नहीं सुनता, उसकी आंखों में विंग का बदला था और कुछ भी नहीं था। वो उससे रड से मारता है, उसका माथा फट जाता है। उसके बाद वो उसको कहता है कि इसको यहाँ से नीचे फेंक दो। उसको उठा करके वो लोग वहां से नीचे फेंक देते हैं, जो पत्थर पे ब्लड वगैरह लगा था उन सबको, जो ताइवान और चाइनीज, ये जर्मन से एक आता है स्नेफडिल्स, मतलब एक ऐसा लिक्विड जो कि पामलिन में मिलाया जाता है, उसके अगर क्लीन करो तो दाग तो रह जाते हैं पर फिंगरप्रिंट वगैरह मिट जाते हैं। तो वहाँ से सारे फिंगरप्रिंट्स और सारे आर्म्स वगैरह के सब कुछ को मिटा करके और फिर बैग में पैक कर देता है, हाँ, ये क्रिस। उसके बाद वो लोग भी अपने सारे फिंगरप्रिंट्स प्रूफ वगैरह को वहाँ पे जला देते हैं, सब कुछ क्लीन करने के बाद। फिर वहाँ से वो लोग निकल आते हैं। वांग जी सीट पे लेटा हुआ था तो क्रिस कहता है, सर क्या आप कुछ खाएंगे? वांग जी कहता है, नहीं क्रिस, तुम्हें पता है ना, मैं 24 घंटा में बस एक बार खाता हूँ, ताकि मेरे अंदर इतनी स्टेमिना और एनर्जी रहे कि उन 5 को मारने से पहले मैं ना मरूं। जब तक मैं उन 5 को ना मार दूं, मैं मर नहीं सकता। क्रिस कहता है, फिर मेरा भी यही हाल है सर, मैं भी फलाहार करूंगा। और इतना बोलकर वो दोनों आराम से बैठ जाते हैं। 8 घंटे के लंबे सफर के दौरान ओनली फॉर उन दोनों ने पानी पिया था और वो लोग घर आ जाते हैं। घर आने के बाद लैंस सिजन कहते हैं, वांग जी तुम कहाँ गए थे? लैंस सिजन की बात सुनकर वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और कहता है, गा, मैं मौत के सफर पे निकला हूँ, क्या आप इसमें मेरा साथ देंगे? लैंस सिजन कहते हैं, आखिर तुम चाहते क्या हो? हाँ। वांग जी कहता है, मैं पूरी तरीके से डिटरमाइन हूँ गगा, मैं उन 5 को खत्म कर दूंगा, और आज एक को मैंने मार डाला। लैंस सिजन शौक होते हुए और चिल्लाते हुए कहते हैं, वांग जी क्या तुम पागल हो? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या हम तुम्हें नहीं दिख रहे हैं? वांग जी कहता है, कहो, वो बस 17 साल का था, वो मुझे लाइक करता था। फिर वो डायरी दे देता है और चला जाता है।
लैंसचेन जब वो डायरी पढ़ते हैं तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गए थे। सच में, हाँ, ये बात समझ में आती है कि 16-17 साल के बच्चे अ, उनको ज़्यादा परख नहीं होती कि प्यार क्या होता है या कुछ क्या होता है। 2 महीने बाद विंग 18 साल का होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही उसकी मौत उसके सामने थी। वांगजी की इस हालत को देख करके उस डायरी को पढ़ने के बाद लैंसचेन लड़खड़ाते हुए उसके कमरे में आते हैं जहाँ क्रिस उसे बेड पर बिठा रहा था और कहते हैं, मुझे क्या करना है? लैंसचेन की बात सुनकर वांगजी कहता है, गगा आपको कुछ नहीं करना है, बस मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। कहाँ जाता है, क्या करता है, बस इतना ही करना है। नहीं तो आप इन सब से दूर रहिए, और अगर कोई सबूत मिलता है, जब तक मैं उन सबको मार न दूं तब तक आपको क्लीन करना होगा। लैंसचेन कहते हैं, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद तुम हमें छोड़ के चले जाओगे, हम कैसे रहेंगे? अंकल कैसे रहेंगे? वांगजी कहता है, गगा मैं तो सिर्फ आपका भाई हूँ, आपका पार्टनर आपके पास है। अगर पार्टनर चला जाता, मान लीजिए कि अगर जंग गगो को कुछ हो जाता, तो आप क्या करते? क्या आप जिंदा रहते? लांसीजन कहता है, मैं सोच भी नहीं सकता। हंगजी कहता है, एग्जैक्टली गगा, मैं वही कर रहा हूँ। मैंने उसे अपना फियांसे मान लिया है, बस मान लिया है, बस मान लिया है गगा। मेरी मदद कीजिए और मुझे समझिए, क्योंकि आप जानते हैं ना, आपको पता है ना, प्लीज गगा। लैंसचेन रोते हुए वांगजी को गले लग जाते। वापस से वांगजी, क्रिस और लैंसचेन तीनों रो रहे थे और मुझे वापस से रोना आ रहा है। वांगजी कहता है, गगा अगर मैं ना रहूं ना, मेरे जाने का गम मत मनाइएगा। जिस दिन मैं मर जाऊं ना, उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी मनाइएगा, क्योंकि मैं उस दिन विंग से मिलूंगा गगा। क्योंकि क्योंकि मैं फाइनली उससे मिल जाऊंगा। वो छोटा बच्चा मेरे पास रहेगा और हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगा, है ना? क्रिस कहता है, सर मैं भी हूँ, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। हर जन्म में हर जगह मैं आपके पीछे पीछे आऊंगा, आपका बॉडीगार्ड बनकर। आपको पता है ना, मेरे अलावा और कोई आपके साथ नहीं रह सकता। हाँ, आप मुझे भूल रहे हैं। भंगजी उसे भी गले लगा लेता, तीनों रो रहे थे। सीचन कहते हैं, क्यों क्यों क्यों? तुम हम कानून सजा देगा उसे, हम कुछ और कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे। वांगजी, इंसाफ होके रहेगा ना? लेकिन तुम ये सब मत करो, प्लीज मत करो। वांगजी कहता है, गगा मैंने उससे वादा किया था कि मैं तुम्हें वहां तक लेके जाऊंगा, पर मेरी आंखों के सामने उन दरिंदों ने छोटे से बच्चे का छोटे से बच्चे का वो मेरे सामने तड़प कर मर गया। वो बस मुझे देखता रहा, आखिरी समय में बस देखता रहा। मुझे मुझे खुद को मार देना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ उन सबको मारने के लिए, और बिना मारे मैं मरने वाला नहीं हूँ। मेरे मरने पे प्लीज गगा एक धागा बांध दीजिएगा, उससे और मेरी डोर बंद ही रहे, ताकि वो मुझे जल्दी मिल जाए। प्लीज प्लीज, समझ गए ना आप? 10-15 मिनट रोने के बाद लैंसजन अलग होते हैं, क्योंकि नीचे से अंकल की आवाज आ रही थी। लैंसजन कहता है, मैं अंकल को देखता हूँ, अंकल को। वांगजी कहता है, अंकल को पता नहीं चलना चाहिए गगा। लैंसजन कहते हैं, हाँ मैं समझ गया। इतना बोलकर और लैंसजन वहां से चले जाते हैं। ऐसे करते हुए वांगजी 3 को टपका चुका था, सबका मर्डर करता था, लेकिन लास्ट में सबके प्राइवेट पार्ट काट कर हटा देता था। 3 का मर्डर करने के बाद अब बारी थी सुकाई की, और लास्ट बचता वेन चाओ। वांग ये सोच रहा था कि इसको कैसे मारा जाए, क्योंकि ये एक बिजनेसमैन है, और अगर एक बिजनेसमैन को मर्डर कर दिया जाता है तो बहुत बवाल हो जाएगा और बहुत तहलका भी मचेगा। इसीलिए वो सोचता है कि इसके मर्डर को एक एक्सीडेंट का रूप देना चाहिए, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इसीलिए जब वो होटल आया हुआ था क्लाइंट से मीटिंग करने के लिए, क्लाइंट से मीटिंग करने के बाद वांगजी उससे मिलने आता है। वांगजी को देखकर वो उसे मॉक करते हुए कहता है, क्यों लंगड़े, तुम्हें मेरी याद आ ही गई क्या? तुम्हें भी मेरे साथ बेड पे चलना है? वांगजी हंसते हुए कहता है, हाँ चलना है, क्योंकि मुझे भी लड़कों में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे बॉडीगार्ड को भी। हम दो काफी है तुम्हारे लिए। वो कहता है, ओह ये देखो, ये लंगड़ा मेरे ऊपर सवारी करने वाला है, सीरियसली?
वांगजी कहता है, नहीं, ये करने वाला है ना क्रिस? क्रिस कहता है, यस सर। वैसे वहाँ तक जाने से पहले एक बार ड्रिंक हो जाए, मैं जो लाया हूँ। अब वो कहता है, हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं। और इतना बोल करके वो उसके सामने में उस बोतल को खोलता है। अब उसे लग रहा था कि बोतल न्यू है तो पक्का ये इसमें कुछ ऐसा इंजेक्ट किया ही नहीं होगा, लेकिन वांगजी ने पहले ही उसमें इंजेक्ट किया था ढक्कन में छेद करके। इसलिए वो खोलता है और उसे देता है पीने के लिए, चेयर्स करता है। और वांगजी को भी पता था कि इसका साइड इफेक्ट क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उसको दिखाने के लिए वो पी लेता है क्योंकि उसके साथ क्रेज था। वो जैसे ही पूरा खत्म करता है, वांगजी ने आधा ही खत्म किया था, वांगजी की बॉडी भी नम पड़ रही थी और वो उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज्ड हो रही थी। क्रिस देखता है कि धीरे धीरे करके दोनों की बॉडी स्टिफ हो रही है, तो सारा काम क्रिस को ही करना था, इसीलिए वांगजी को साइड करता है। देन जैसे उसकी बॉडी स्टिफ होती है, सबसे पहले तो उसके पूरे बॉडी पर जो कपड़े वगैरह थे वो सबको छोड़ देता है। एंड देन उसको वांगजी ने कहा हुआ था कि इसके साथ कुछ ना करे क्योंकि इसकी बॉडी को रिकॉग्नाइज करा जाएगा और सबको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए क्रिस उसकी बॉडी को चुपचाप से उठाकर कार में डाल देता है और कार के ब्रेक फील कर देता है, और उसके बाद जो ऑयल्स रेसिंग होते हैं ना, वहां से भी उसको हटा देता है। उसके बाद उस कार को ऑटोमेटिक मोड पर डालकर टाइमर सेट कर देता है कि 1 घंटे के बाद ये कार ना अपने आप ही फट जाएगी। इतना करने के बाद छोड़ देता है। कल के हेडलाइंस में न्यूज़ थी कि अरबपति उद्योगपति उद्योग अरबपति सुकाई की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई है। वांगजी का चौथा प्लेयर भी उसकी आंखों के सामने से जा चुका था। वांगजी ने 4 लोगों को मार दिया हुआ था, लेकिन अब बारी थी वेंचाओ की। वेंचाओ खुद एक ऑडियो सीरीज कंपनी का मालिक था और उसी से ये सब स्टार्ट हुआ था। 4 लोगों को मरने के बाद वेंचाओ समझ गया था कि अब उसकी बारी है, इसीलिए वो अपने डैड को बोलता है कि डैड, ये 4 एक सोची समझी हुई मर्डर है। क्योंकि 3 के साथ तो वांगजी ने वही किया था, उसके प्राइवेट पार्ट काट दिए थे, और सुकाई के साथ उसने नहीं किया क्योंकि सुकाई एक बिजनेसमैन था और ज़्यादा एफर्ट हो जाता ये और तुरंत उजागर हो जाता, लेकिन जबकि वांगजी को अभी भी वेंचाओ को मारना बाकी था, इसीलिए उसे एक नॉर्मल मौत दे दिया। वांगजी अब क्रिस से कहता है, हमें रुकना होगा कम से कम 1 महीने। अगर हम नहीं रुके तो सबको तुरंत ही पता चल जाएगा और ऑन द स्पॉट एक्शन ले लिया जाएगा। उसके बाद वांगजी वापस से वेबसाइट पे जाकर के गाने लिखने लगा। अब जहाँ पे पहले वो रोमांटिक सॉन्ग्स नहीं लिखता था, पर फिर भी लवेबल सॉन्ग्स वो लिख लेता था। अब वो उसके हर गाने में एक दर्द, एक तरफ, एक आह होती थी। उसके बाद उसने एक ऐसा सॉन्ग्स लिखा जो कि इतने ज़्यादा दर्दनाक थी, जो कि पूरे के पूरे अटेम्प्ट रेप्स इनको दिखाया जा रहा था, और वो विंग को डेडिकेट किया गया था वो सॉन्ग वो लिखता है एंड देन उसे हाईलाइट करता है। उसके बाद वो 2 शो अटेंड करता है। उसे पता था कि इस सब का कोई फ़ायदा नहीं है, पर फिर भी वो जाते-जाते अपने फैन्स बेस के लिए कुछ करके जाना चाहता था। उन 2 शो से जो पैसे कलेक्ट हुए थे, वांगजी ने आधे पैसे ऐसे पीड़ित लोगों के लिए डोनेट कर दिया था जो इसके शिकार बनते हैं, ऐसे लोगों के लिए फंडिंग कर दी थी उसने। और उसके बाद बाकी के पैसे अंकल और ग्लैंसिचन के नाम कर दिए गए थे। उसके बाद एक लास्ट सॉन्ग अटेम्प्ट करता है जो कि फुल टू विंग के लिए था। पहली बार लाइफ में वांगजी गाना गाता है। जिस तरह से विंग गाता था ना, वांगजी ने कॉपी किया था क्योंकि वांगजी को सही से गाने आता नहीं था, पर विंग के साथ वो लिरिक्स प्रैक्टिस करता था, जिस वजह से उसे ये शब्दों को तालमेल बिठाना आ गया था। वांगजी का आज अटेम्प्ट ये सॉन्ग खत्म होने के बाद वांगजी की आंखों में ढेर सारे आंसू थे। लैंस चैन समझ रहे थे कि ये सॉन्ग ओनली फॉर विंग को डेडिकेट किया गया है और किसी को भी नहीं। अंकल कहते हैं कि वांगजी को हुआ क्या है, ये कुछ दिनों से ऐसे सैड सैड सॉन्ग्स क्यों लगा रहा है, क्या वो सच में कि दिल टूटा आशिक बन के क्यों घूम रहा है। लैंस चैन कहते हैं, अंकल कुछ नहीं, बस वो थोड़ा अपसेट है काम के प्रेशर की वजह से, हमें उसे थोड़ा स्पेस देना चाहिए। अंकल कहते हैं, तो मैंने कब उसे पकड़ा है, वैसे वो बच्चा कहाँ है, वो दिख नहीं रहा है पिछले 1 महीने से, क्या हुआ है उस बच्चे को। हाँ, लैंस की आंखों में आंसू भरे हुए थे और कहते हैं, अब वो कभी नहीं दिखेगा अंकल, कभी नहीं। अब जब नहीं थे तो आपको पता नहीं है क्या हुआ है। कहते, नहीं मुझे नहीं पता है क्या हुआ है, मैं तो ताइवान गया था ना, क्या हुआ है बताओ। लैंस कहते हैं, घर चलिए अंकल, आपको पता चलेगा, ठीक है। इतना बोल करके
वांग जी, क्रिस सब घर आते हैं तो अंकल कहते हैं, वांग जी वो बच्चा नहीं दिख रहा है, वो बच्चा कहाँ है जो तुम्हारे साथ रहता था? वांग जी के हाथ व्हील चेयर पे कसे हुए थे और वो लैंसिजन को देख रहा था। लैंसिजन वांग जी को देख रहा था। उसके बाद लैंसिजन कहते, आह, आपको पता है अंकल, वो बच्चा ना बहुत अच्छा गाता था, इसलिए वांग जी ने उसे आर्ट कला स्कूल में दाखिला करवा दिया है ताकि वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सके, और जब वो वहां से करके आ जाएगा तो फिर हम लोगों के साथ रहेगा, है ना वांग जी? वांग जी कहता है, जी। और इतना बोलकर अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो अंकल कहते, अब इसे क्या हो गया, ये इतना उदास क्यों है, क्या उसके जाने से? लैंसिचन, वांगजी तब तक जा चुका था। लैंसिचन से कहते हैं, अंकल कहीं ये उसे पसंद तो नहीं करने लगा ना, वैसे वो तो बच्चा था ना? तो लैंसिचन कहते हैं, वैसे अब वो 18 साल का हो गया है अंकल, इसी मंथ उसकी बर्थडे थी। तो वो कहता है, ओ, हाँ तो ठीक है, जब वो स्कूल से वापस लौटेगा और अगर वांगजी उसे चाहता है तो हम उन दोनों की शादी करा देंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या है? लैंसिजन अपने आंखों को बंद करते हैं और अपने हाथों को मुट्ठी को बंद करते हुए कहते हैं, जी अंकल, जरूर, अभी आप कमरे में चलिए। ठीक है। इतना बोलकर लैंसिजन कमरे में लाते हैं अंकल को और उनको सोने के लिए तैयारी करा करके और नीचे आते हैं। सोफे पे आकर बैठ जाते हैं, सर पकड़े हुए थे। क्या हो रहा है? अंकल को झूठ पे झूठ ये बोले जा रहा है और वांगजी एक के बाद एक मर्डर किए जा रहा था। क्रिस वांगजी से कहता है, क्या आपको दुख हो रहा है सर? वांगजी कहता है, नहीं, मुझे पछतावा हो रहा है कि मैं मैं कुछ ना कर सका। मुझे दर्द हो रहा है कि मैं उसके लिए जी ना सका। मुझे दर्द हो रहा है कि मैं उसे बचा ना सका। मुझे बहुत दर्द हो रहा है क्रिस, बहुत। मन करता है मेरा कि मैं अपने सीने पे उसी चाकू से वार करूं और उस दर्द को बाहर निकालूं। क्या मैं निकाल सकता हूँ क्रिस? क्रिस कहता है, नहीं सर, पर हमें उसे पकड़ना होगा। और इतना बोल करके वो कहता है, मैं जा रहा हूँ। वांग जी कहता है, ठीक है। वांग जी अपनी जगह पे जाके सो गया हुआ था। क्रिस अब वेन चाओ के शेड्यूल का पता लगाता है। वेन चाओ जो डर के मारे वो चाइना छोड़ करके यूएसए भाग गया था और उसे लाने का कोई जरिया नहीं समझ आ रहा था उसे। अब वो करे भी तो क्या करे? वो वांग जी को आके बताता है कि सर, वेन चाओ तो यहाँ है ही नहीं। वांग जी कहता है, वो आएगा, जरूर आएगा, उसे आना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं उसे वहां जाके मार के आऊंगा। वांग जी की आंखों में पूरा खून उतरा हुआ था। वांग जी कितने सारे ट्रैप बिछाता है ताकि वो वेंजाओ को चाइना वापस ला सके, लेकिन पिछले 6 महीने में हर ट्रैप को वो नाकाम हो रहा था क्योंकि वेंजाओ उसके झांसे में आ ही नहीं रहा था। फिर वांग जी एक लड़की को हायर करता है कि उसे अपने झांसे में लेकर के किसी तरीके से उसे यहाँ लेकर आओ, नहीं तो वहीं पे खत्म कर दो। वो लड़की एक किलर थी, सीक्रेट किलर बोल सकते हैं उसको। सीक्रेट किलर थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वेंचा यूएसए के जिस होटल में रुका हुआ था वहां पे वो लड़की उसके पास आती है, उसको सेड्यूस करते हुए उसे उसके साथ इंटीमेट होने के लिए मजबूर करती है। हालांकि वो दोनों के बीच इंटीमेसी का बस सीन बना था, उससे पहले ही वेंचाओ बेहोश हो जाता है। फिर वो लड़की वेंचाओ को वहां से ले आकर के और एक ऐसे मिल्स टाइप होते हैं ना जो बंद जगह होती है, वहां पे ला करके पूरे नंगी बिजली के तारों पे ला करके और उसको बांध दिया हुआ था। लेकिन जब वेंचाओ को होश आता है और वो लड़की उसके सामने में अपना उसका पूरा डेविल वाला लुक लिया हुआ था, ब्लैक लेदर जीन्स, ब्लैक टॉप, ब्लैक जैकेट, एक हाई पोनीटेल चोटी ऐसे बना करके बैठी हुई थी, मतलब कतई जहर लग रही थी वो लड़की। और डेविल स्माइल देते हुए कहती है, तो मेरे पास आ ही गए, आप बताओ इस नंगी तारों पे नंगी होकर के कैसा लग रहा है तुम्हें? हाँ। वेंचा एक स्मिक के साथ में कहता है, हा 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 हा, मुझे पता था, मुझे पता था कि कोई ना कोई मेरे साथ ऐसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करेगा ही करेगा। तुम्हें पता है मेरे फोन में ट्रेसर लगा हुआ है, और अगर मैं 10 मिनट के लिए भी गायब होता हूँ ना, सारे लोग मुझे ढूंढने आ जाते हैं। सोचो तुम्हारा क्या होगा? हाँ। ये सुनना हुआ ही था कि वो लड़की जैसे ही स्विच दबाने जाने वाली थी तभी पीछे से ना यूएसए पुलिस बुलेट चला देता है और वो लड़की को अरेस्ट कर लेता है। वांग जी ये सब सुन पा रहा था और वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देता है और कहता है, जल्दी से इसके आईपी एड्रेस को चेंज करो वरना हम तक ये लोकेट हो जाएगा। क्रिस जल्दी से हैकर को बोलता है कि वो सारे आईपी एड्रेस को बंद कर दो जिससे कि वो जहाँ जहाँ कनेक्ट हुई थी सब कुछ करो जल्दी से। तो इधर इसके बाद इसका कनेक्शन कट हो जाता है और वेंचाओ वापस से बच जाता है। वांग जी का तो खून खोल रहा था, हर हाल में वो उसे बचाना चाहता, उसे उसे पकड़ के लाना चाहता था, लेकिन ये फिर से बच गया। इतना गुस्सा था वांग जी को कि वांग जी अपने कमरे का सारा सामान तोड़ देता है, सारा।
उसके हाथ से खून बह रहे थे और वो बहुत गुस्से में तिलमिलाते हुए उठता है और बाथरूम की तरफ जाने की कोशिश करता है, जो कि उससे बिल्कुल भी नहीं होता है। 2 कदम चलने के साथ ही वांगजी धड़ाम से गिर जाता है। उसका सर एक फ्लावर पॉट से टकरा जाता है और एक कांच पे उसके हाथ लग जाते हैं, जहां से उसके खून बह ही रहे थे ऑलरेडी, कट लगने की वजह से और बह जाता है। लैंसिचन और क्रिस जब कुछ देर बाद लौटते हैं घर, तो सब कुछ सन्नाटा दिख रहा था। वो भाग करके वांगजी के कमरे में आते हैं, क्योंकि कहीं से कोई साउंड कुछ नहीं आ रहा था। एकदम अजीब सा माहौल लग रहा था। वो जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं कि वांगजी बेहोश, वहां पे पूरा खून का एक परत जमा हुआ था। लैंसिचन और ये दोनों जल्दी जल्दी में 101 पे कॉल करते हैं एंड देन उसे हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। डॉक्टर खुद परेशान, यार ये इंसान कितना बार खुद को हार्म करेगा। हो लैंसिचन पर चिल्लाते हुए कहता है, आपको पता है आपके भाई के बॉडी में खून नहीं है? कैन यू इमेजिन कि वो बिना खून के जिंदा है? आपको लगता है कि वो ज़्यादा दिन सर्वाइव कर लेंगे? अगर ऐसी हालत रही तो आपका भाई 2 दिन से ज़्यादा टिक ही नहीं सकता। फिर वो डॉक्टर पता नहीं कहाँ से खून का इंतजाम करता है, खून चढ़ा देता है उसको। क्रिस को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वांगजी ने कहा था कि वो बस पूरे दिन एक ही टाइम खाएगा। क्रिस भी सेम वही कर रहा था। एंड देन ये सब खत्म होने के बाद वो खुद को पुलिस को सरेंडर कर देगा। ऐसे करते हुए ना लगभग फिर से 1 वीक हो चुका था और उसके बाद वांगजी को वहां से ट्रांसफर किया जाता है घर के लिए। और वहां से उसे डिस्चार्ज होने के बाद जब वांगजी घर आता है, तो उसके दिमाग में एक ही बात चल रहा था, खून, खून, खून। फिर वो घर आने के बाद सीधे क्रिस से कहता है, क्रिस उसके फादर को मार डालो। क्रिस कहता, व्हाट सर? कहता, हाँ, अगर खून का रिश्ता ही ना बचे तो फिर यूएसए में रहने का क्या फायदा? अगर हम उसके फादर को मार डालेंगे, उसे तो आना पड़ेगा ना, है ना? कहता, बट सर हमारे प्लान में क्रिस की जब ये बोलता है, तो वांगजी कहता, मैंने कहा उसे मार डालो, मतलब मार डालो। मैं क्या करूं? मैं 40-50 साल होने तक का वेट करूं ताकि वो वहां से अपनी बीवी और बच्चों के साथ आए? मैं उसे खुशियां डिजर्व नहीं होने दूंगा। मैं उसे जीते जी मार डालूंगा, या फिर मेरे लिए यूएसए की टिकट करो और चलो, क्योंकि मैं उसे तो मार के रहूंगा। क्रिस क्रिस कहता है, ओके सर, काम डाउन प्लीज, काम डाउन प्लीज, काम डाउन सर। और इतना बोलने के साथ ही क्रिस वांगजी को जैसे तैसे शांत करता है, क्योंकि क्रिस देख पा रहा था कि वांगजी कितना ज्यादा पैनिक हो रहा है, अग्रेसिव हो रहा है। उसके अंदर का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है। जब क्रिस उसे पानी देता है, वांगजी उस पानी के गिलास को फेंकते हुए कहता है, मैंने कहा तो उसके फादर को मार डालो। तुम्हारे पास बस आधा घंटा है, और अगर तुम नहीं कर सकते मेरे सामने मत आना। क्रिस कहता, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं? मैं आपके लिए जान दे सकता हूँ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उसके फादर खुद उस कंपनी के ओनर थे, जो कि ऑडियो सीरीज के कंपनी था वो उनका फादर का। वांगजी कुछ लोगों को हायर करता है, एक साफ शूटर को। उसके फादर उस कंपनी से निकलकर घर के लिए जा रहे थे, तो उसके कार में बुलेट लगने की वजह से कार रुक जाती है। और 3 ही कार थी। जब बॉडीगार्ड वाला कार सब वहां आता है, तो वो साफ शूटर सबको एक एक करके शूट कर देता है। उस चक्कर में 4 बॉडीगार्ड को मार दिया इन लोगों ने, एक को उठाने के चक्कर में। उसके बाद फिर वो साफ शूटर उसको उठा के लाता है एंड देन मतलब वहाँ उस कार से बाहर निकलवाता है, और उसके बाद उसको शूट कर देता है। ऑन द स्पॉट वो पांचों मर चुके थे। ये न्यूज फैलते देर न लगी, और ये न्यूज वेन चाओ के कानों में जाती है। वेन चाओ को पता था कि ये उसके राइवल्स का या फिर वांगजी का काम हो सकता है, लेकिन फादर के मौत पे तो बेटे को आना पड़ता है ना। ना चाहते हुए वेन चाओ को चाइना वापस आना पड़ता है। जब वो चाइना वापस आता है, वांगजी कहता है, इसके अंतिम संस्कार की तैयारी करो, क्योंकि मैं इसे अपने हाथों से मारूंगा। जब तक मैं इसे मार नहीं देता, मेरे विंग की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। क्रिस क्रिस कहता है, जी सर। 4 दिन का जब चौथा हो जाता है उन लोगों का, जब मौन व्रत धारण कर, जो लास्ट का दिन रहता है ना, चौथे दिन, उन लोगों में बस 4 दिन का ही रहता है। तो चौथे दिन जब सारे लोग चले गए थे, तो उस फ्यूनरल में कोई नहीं बचा था। विंचाओ और विंचाओ के 2-3 लोग ही थे। वहां पे क्रिस और वांगजी आता है। दोनों को देख करके वेन चाओ पैनिक होते हुए वांगजी को गले से एकदम पकड़ते हुए कहता है, सब तुमने किया ना? ये तुम्हारी वजह से हुआ है ना? बाकी सबको तो मार दिया, मेरे फादर ने क्या किया था? हाँ, जो हाल उसका हुआ वही हाल मैं तुम्हारा भी करूंगा, देख लेना तुम। वांगजी कहता है, करो तो, मैं तो वेट कर रहा हूँ। चलो करो, अभी करो, मैं उतर जाऊं, कपड़े खोलूं, जैसे तुमने उसके साथ किया। हाँ। फिर वो क्रिस को कहता है, क्रिस वेंचा को वहीं से उठा लेता है, क्योंकि उस फुनरल में जो 3 लोग थे, वो वांगजी के ही लोग थे।
वो तीनों को इशारा करता है क्रिस, एंड देन वांचा को उठा करके लाता है उसे बंद पड़े कंस्ट्रक्शन साइड वाले बिल्डिंग पे। वांग जी एक साइड कोने में बैठा हुआ था और वो तीनों और क्रिस को इसका इतना मारता है कि पूरा थोबरा बिगाड़ दिया हुआ था उसका। पूरे कपड़े चिट फट गए थे, फट चिट गए थे, चीथड़े चीथड़े उड़ गए थे। उसके बाद वांग जी उसके पास आता और कहता है, वांग जी, क्रिस क्या ये अभी भी जिंदा है? क्रिस कहता है, यस सर, वो जिंदा है। फिर उसके हाथ में एक ना चक्री जैसा देता है, रड रहता है उसमें लगा हुआ था, वो उसके पैरों पे मारता है जिससे वो बहुत जोर से चीखता है। फिर उसके दूसरे पैरों पे मारता है जिससे वो और भी ज्यादा चीखता है। वांग जी कहता है, इसके हाथ और पैरों को पकड़ो। फिर उसके हाथ पे, उसके दूसरे हाथ पे, उसकी पूरे बॉडी पे उस पे पूरा कट मार देता है। हर एक जगह से खून निकल रहा था। उसके बाद उसे घुटनों पे बैठने के लिए कहता है। एक तरफ जहाँ गर्म सलिया था, उससे पहले एक प्लेट में से पूरा नमक लेकर उसके बॉडी पर छींट देता है। जहां जहां कट लगा था उस नमक के संपर्क में आते ही इतना जोर का चीखता है कि अपनी मौत की भीख मांगने लगता है। वांग जी बिना मर्जी दिखाए, बिना रहम दिखाए, वो गर्म सलिए को उसके पास लाता है एंड देन उसके गालों पे चिपका देता है और कहता है, मेरा विंग इसी दर्द से गुजरा होगा ना? क्या तुमने सोचा उसके साथ ये सब करने से पहले? बताओ मुझे, वो प्यार डिजर्व करता था, मेरा, ना कि ये सब। क्यों किया? क्यों किया? हाँ, क्यों किया? क्यों? फिर से एक बार दाग देता है। उसके बाद वापस से नमक भर देता है। फिर गर्म पानी उसके बॉडी, ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देता है जिसे वो बहुत चीख रहा था। भंग जी अपनी आंख बंद करते हुए कहता है, क्रेज अब फाइनल। उसके बाद उसके कपड़े को खोल करके उसके पाया पार्ट पे जबरदस्ती उसके पैरों को पकड़ा हुआ था, हाथों को पकड़ा था, वो चीख रहा था। धागा बांधता जो कि बहुत पतला सा था। उसके बाद वो कहता है, बस खत्म करो। और वो जो दो हंटर्स थे वो सीधे धागों को खींच देते हैं। इसके बाद ना चाहते हुए भी उसके बॉडी से वो प्राइवेट पार्ट अलग हो गए थे और वेन चाओ उस दर्द और उस तरफ में चीख कर मर जाता है। उसकी बॉडी और आसपास का मंजर बहुत ही ज्यादा भयानक था। हंग जी आखिरी सांस लेते हुए कहता है, वेन, सब खत्म हो गया, मैं बस आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मेरा वेट करना, बस मेरा वेट करना। किसी ने सोचा ना होगा कि खुदा ने ऐसे बंदों को बनाया क्यों है, जहां प्यार न मिले वहां मौत ही सही। ऐसा क्यों होता है विंग? अगर तुम मुझे बता देते कि मैं तुमसे प्यार करता तो मैं इन लोगों को ऐसी ही सजा देता। तुमने नहीं बताया, फिर भी मैंने इसे सजा दी। मेरा प्यारा सा बाबा, बस मेरा वेट करना, बस मेरा वेट करना। और इतना बोलकर वांग जी की आंखों में आंसू थे और क्रिस की आंखों में भी। वांग जी कहता है क्रिस से, क्रिस, सब खत्म हो चुका है, अब तुम चाहो तो यहाँ से बैक होकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो और सारा इल्जाम मैं अपने ऊपर ले लूंगा। क्रिस कहता है, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था, मैं तो हर जन्म में आपका बॉडीगार्ड और बेस्ट बॉडी बन के आऊंगा, चाहे भले मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। मैं आपका साथ नहीं छोड़ने वाला सर। चलिए हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। इतना बोलकर वो पुलिस स्टेशन आता है और अपना गुनाह कबूल करता है। पुलिस वाले को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्या सच में इतना बड़ा पियानिस्ट मर्डर भी कर सकता है। फॉरेंसिक टेस्ट आने तक वो लोग वेट करते हैं। तब तक लैंसी चैन और अंकल आ गए थे। अंकल को तो पैनिक अटैक ही आ गया हुआ था और वो कहते हैं, ये सब क्या हो रहा है? वांग जी कहता है, कुछ भी नहीं अंकल, कुछ भी नहीं। मेरा अंतिम सफर मौत है। मौत मेरे फ्यूनरल पे मेरा, रिंग और क्रिस तीनों को एक साथ रखिएगा। और हाँ, जब मैं मर जाऊं मेरे चौथे दिन मेरे और रिंग की शादी करा दीजिएगा। कराएंगे ना गगा अंकल? और इसके बाद सी चैन उस लैपटॉप में जो था वहां पे लिखा हुआ था, मौत का नया सफर, जिंदगी की नई शुरुआत होती है। मेरा इंतजार करना विंग, बस मेरा वेट करना। उसके बाद लैंसिचन लैपटॉप बंद कर देते हैं। अंकल वो सन्न थे। लैंसिचन का रोडों का बुरा हाल हो गया था और कहते हैं, अंकल इसके बाद अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अब। लैंसिचन की बात सुनकर कहता है, ऐसा कैसे कर सकता है वो? तो उसने एक बार भी नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। वो अपने बारे में सोचकर इतना बड़ा फैसला ले सकता है। सीचन वो स्वार्थी कैसे हो सकता है? सीचन वो स्वार्थी कैसे बन सकता है? हमें मानता हूँ कि उस बच्चे के साथ उन पांचों ने गलत किया, पर इसका मतलब वो कि
नैन्सी चैन अंकल को संभालते हुए, अंकल जो कि सोफे से नीचे घुटनों पे आ गए थे, उसे संभालते हुए नैन्सी चैन कहता है, जियांगचिंग भी आ गया हुआ था, जियांगचिंग भी सारा बात सुन रहा था। वो दोनों अंकल को संभालते हुए कहते हैं, शांत हो जाइए प्लीज। उन्होंने कहा था, ये जियांगचिंग बोल रहा है, कि मेरे मरने वाले दिन मेरी शादी करा देना विंग के साथ। हमें उन दोनों की शादी करानी है। हाँ हाँ, आप जानते हैं ना, हमारे चाइनीज कल्चर में अगर हम पूरा ना करें तो मरने वाले की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। चलिए, इतना बोलकर वो टेम्पल आते हैं जहाँ पे विंग का कपड़ा और वांगजी के कपड़े को उसके ऊपर से रेड रोब पहनाया जाता है एक पुतले के ऊपर, और उस दोनों पुतलों को लिटा दिया जाता है। और फिर उन दोनों पुतलों को चाइनीज कल्चर के हिसाब से लाल धागा लपेट दिया जाता है, ताकि उनका अगर फिर से रिवर्थ हो किसी भी टाइम जोन में तो वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। उसके बाद पूरे क्लासिकल रिचुअल के अनुसार उन दोनों का शादी करा दिया जाता है। जब शादी संपन्न होती है तो बहुत तेज की आंधी चलती है, बहुत तेज की, बहुत तेज की। और लैंस चेन देखना चाहता था, सुनना चाहता था, लेकिन एक हवा का झोंका पास करते हुए उसे कहता है, थैंक यू गोगा, थैंक यू सो मच। लैंस चेन घुटनों पर बैठ जाते हैं और कहते हैं, वांग जी, मत जाओ प्लीज, मत जाओ, मत जाओ प्लीज, मत जाओ, मत जाओ। आज तुम्हारा आखिरी दिन है इस दुनिया में, मत जाओ प्लीज। हमने देखो तुम्हारा और विंग की शादी करा दी, तुम दोनों खुश रहोगे ना? तुम दोनों खुश रहना। उन दरिंदों को सजा मिल गई और बाकियों को सबक कि एक मासूम के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी ये स्टोरी पूरी दुनिया पढ़ेगी, पूरी दुनिया पढ़ेगी, पूरी दुनिया। तुम दोनों हमेशा खुश रहना, हमेशा। वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी। अंकल तो डर के मारे बेहोश ही हो गए थे। जब आंधी थमता है, वो दोनों पुतले आपस में एक दूसरे के हाथों में हाथ डाले हुए थे। ये देखकर सबको आश्चर्य हो रहा था, मतलब कि वो दोनों सच में साथ थे। आत्मा को कोई देख नहीं सकता, जीवित इंसान, पर महसूस तो किया जा सकता था ना। उन दोनों के सामने साक्ष्य प्रमाण था कि वो दोनों साथ हैं। उसके बाद अंकल नैन्सी चेन जांगचिंग रोते हुए बाहर आता है। अंकल को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे करके सांत्वना दे करके अंकल को सुला दिया जाता है। जांगचिंग और नैन्सी चेन बैठे हुए थे और कहते हैं, सीजन, अगर तुम्हारे साथ, अगर सोच लो कि मेरे साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या तुम एक्शन नहीं लेते? क्या तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ देते, जाने देते? लैन सीजन कहता है, नहीं, मैं उन सबको मौत के घाट उतार देता। तो जियांगचिंग कहता है, एग्जैक्टली, जी ने भी वही किया है। उसके दिल में प्यार था, पवित्र प्यार, तो उसने अपने प्यार का बदला लिया है। उसे हक है अपनी खुशियां चुनने का। आपको भी पता है और मुझे भी कि वो व्हील चेयर पे बैठते हैं, उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती, पर विंग था जो उसमें इंटरेस्ट ले रहा था। क्या कोई अपने प्यार को जाने देता है? नैन्सी जेन कहते हैं, नहीं, पर वो मेरा भाई था, मैं कैसे भूल जाऊं। मुझे उसकी याद आ रही है। बचपन से लेकर अभी तक उसकी हर छोटी बड़ी जरूरतों का ख्याल मैंने रखा है। उसे नहलाना धुलाना, उसे पियानिस्ट बनाना, उसके सपनों को पूरा करना, उसके साथ जीना, सब मैंने किया है। चांगचिंग कहते हैं, आपको पता है, उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी और पैसे जमा किए थे, आधे ऐसे बच्चे और बच्चियों के नाम कर दिए हैं जिनके साथ जाति होती है और जिनके पास हार्ट नहीं होता है, और आधे आपके और अंकल के नाम करके गए हैं। वो इन पेपर को सुबह में ही वकील दे के गया था, मैं बताना भूल गया था। सचिन कहता है, "ये कागज को टुकड़े का मैं क्या करूं जब मेरा भाई मेरे पास नहीं? वो, वो अंतिम समय में हमारे साथ ना होकर अपने प्यार के साथ है। क्या आप खुश नहीं है? हाँ, मैं मानता हूँ कि उन्होंने रास्ता गलत चुना, अपने हाथ में कानून लिया, पर अगर कानून के भरोसे रहते तो कभी नहीं होता। आपको गर्व होना चाहिए आपके भाई पे कि अपने प्यार के लिए उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया, एक एक प्रेरणा के तौर पे।
भले ही रास्ता गलत हो, प्यार प्यार होता है ना। सीचैन सीचैन चांगचेन के गले लगकर रोते हुए कहता है, मेरा भाई मुझे छोड़ के चला गया। मैं क्या रो भी नहीं सकता? क्या मैं रो भी नहीं सकता? वांग जी, वांग जी, वांग जी, वांग जी, हमेशा खुश रहना विंग के साथ में, हमेशा, हमेशा। वहीं दूर आसमान में बैठा क्रिस मुंह फुलाते हुए कहता है, ये क्या बात हुई? सब आपके लिए ही रोए जा रहे हैं, मैं कहाँ गया? मैं तो आपके साथ था ना। तो वांग जी और विंग दोनों कहते हैं, अच्छा तो तुम तो अभी भी मेरे साथ हो ना। तो क्रिस कहता है, पर मेरे लिए कोई नहीं रो रहा। तो वो कहता है, अच्छा तुम्हें देखना है। फिर क्रिस का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसकी दादी माँ बैठ के रो रही होती है और कहती है, मेरा पोता, मेरा पोता बिना शादी किए ही चला गया। कम से कम अपने लिए वारिस दे के तो जाता। क्रिस मुंह बनाते हुए कहता, मेरी दादी माँ को हमेशा वारिस ही चाहिए। दादी माँ, दादी माँ। और इतना बोलकर क्रिस भी रोने लगता है। तो वांगजी और विंग कहते हैं, अब चलो भी, पता नहीं हमारा जन्म होगा या नहीं होगा, लेकिन हम हमेशा साथ रहेंगे। फिर वांगजी विंग के हाथों को पकड़ता है और अपनी लंबी यात्रा के लिए निकल जाता है। इसी के साथ ये डार्क लव की स्टोरी खत्म होती है। कैसा लगा आप लोगों को ये स्टोरी? मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। जैसा भी लगा हो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, मैंने अपने प्लस मैसेंजर वाले ग्रुप में एक सवाल पूछा था अपने सभी फैमिली मेंबर से कि मोहब्बत क्या है? क्या मुझे कोई डिफिनेशन देगा? अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताना। सबने अपने अपने थॉट हमारे साथ शेयर किए थे। उन सब में से 5 लोगों का थॉट मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें है मिस्टर हांगन जून, अनु गुप्ता, पवन, अलोन, लक्ष्मी चंद्रवंशी। आप पांचों को थैंक यू सो मच मोहब्बत के लिए इतना अच्छा डेफिनेशन देने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आगे के सफर में भी आप लोग ऐसे ही एंजॉय करेंगे और मेरे होमवर्क से कभी बोर नहीं होंगे। तो मैं एक लोगों का कोटेशन पढ़ के सुनाती हूँ जो उन लोगों ने लिखा है, ठीक है? जिसमें लक्ष्मी ने लिखा है कि दीदी, मेरे नजरों में तो प्यार वह होता है जो महसूस किया जा सकता है। ज्यादातर लोग बात नहीं कर सकते तो वो जता ना जाते हैं अपनी फीलिंग से, अपने इमोशन से वो बस जताते हैं। मैं बस इतना बोलूंगी कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है। प्यार सामने वाले के चेहरे को पढ़ना, उसके दिल में क्या चल रहा है उन्हें बिन बताए समझना, बस इस एहसास को अपने पास रखना। ऐसा नहीं है कि मैं स्टोरी सुनती हूँ इसलिए बोल रही हूँ, मैंने खुद इसे महसूस किया है दीदी। एक और कोटेशन है जो कि चांदनी कौशिक ने लिखा है। उस बच्चे ने बहुत खूबसूरत लाइन लिखा है, मोहब्बत, मोहब्बत इज अ लाइक अ ऑब्सेशन इनटू माय हार्ट। You're in love. You don't want anything in your life for yourself. You always want everything for the person you love. You want that person to be happy. Even if you don't have anything, you want that person be the world best happiest person. That's why मोहब्बत ऐसे ही मेरी आंखों में। दीदी, I don't know if you like or not, but this is what I mean by। चांदनी, आपने सच में बहुत खूबसूरत लिखा है। मोहब्बत सच में एक ऑब्सेशन है। अपनी समवन स्पेशल को स्पेशल फील करवाना, उसे हैप्पीनेस डिजॉर्व करवाना और उसके साथ रहना, उसके हाथों में हाथ डालकर चलना, उसके लिए जीना और उसी के लिए मर जाना। एक डार्क ऑब्सेशन मेरी स्टोरी के जैसे। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे छोटे से होमवर्क का हिस्सा बने और आप सबने पार्टिसिपेट किया। जिन लोगों को भी टेलीग्राम पल्स मैसेंजर डाउनलोड करके और ज्वाइन होना है मेरे ग्रुप्स को, वहाँ पे मैं सबको छोटे छोटे होमवर्क दिया करती हूँ ताकि वो लोग अपने दिमागी घोड़े को दौड़ा सके और उन लोगों का आईक्यू कितना है वो मुझे पता चल सके। मैं ऐसे ही छोटे छोटे होमवर्क देती हूँ जहाँ पे हर तरह के सवाल और कोटेशंस होते हैं जिन्हें वो बच्चे जवाब देते हैं। जैसा कि मैंने अभी 5 बच्चों का नाम मेंशन किया और 2 बच्चे के उनके थॉट को आप लोगों के साथ साझा किया। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो आप लोग मेरे प्लस मैसेंजर को डाउनलोड करें। प्लस मैसेंजर को डाउनलोड करने में कोई ज़्यादा ये नहीं है। प्ले स्टोर पे जाइए, प्लस मैसेंजर लिखिए, एक मैसेज जैसा इनबॉक्स बना होगा, उसके ऊपर प्लस का निशान बना होगा, उसे इंस्टॉल कीजिए। जैसे इंस्टॉल कीजिएगा फ़ोन नंबर से वेरीफाई का नोटिफिकेशन आएगा। फ़ोन नंबर पे वेरिफिकेशन कोड आने के लिए टेलीग्राम पे उसका कोड आता है, उसे कनेक्ट करने के लिए जैसे ही टेलीग्राम से वो कोड को पिक कीजिएगा आप,
आपका प्लस मैसेंजर टेलीग्राम से कनेक्ट हो जाएगा। मतलब कि आप टेलीग्राम को प्लस मैसेंजर में चला सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही अगर कोई और ग्रुप्स है या कुछ है तो आप उससे कनेक्ट रहेंगे ही। और प्लस मैसेंजर पे मैं लिंक दूंगी आप लोगों को मेरे वांगसेन मेमोरी इफेक्ट वर्ल्ड जो मैंने ग्रुप बनाया है, चैनल बनाया है, चैनल के साथ ग्रुप भी है। मेरे चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि चैनल पे ज्वाइन करेंगे तो डिस्कशन ग्रुप में आप लोग अपने आप ही लिंक देने के बाद ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग अंडरस्टैंड कर गए होंगे। तो कैसी लगी आप लोगों को ये डार्क लव स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अपनी राय थॉट देना मत भूलना कि क्या वांग जी ने सही किया या फिर गलत किया। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।